वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है, आपका बैटरी। बैटरी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, होता क्या है कि जो सेल होता है तो सेल एक निश्चित सीमा तक विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में कर पाता है। एक निश्चित सीमा तक विद्युत धारा का प्रवाह क्या कर पाता है, परिपथ में कर पाता है। यदि इससे अधिक आपको विद्युत धारा की आवश्यकता है, इससे अधिक जितनी विद्युत धारा एक सेल में है उससे अधिक विद्युत धारा की यदि आवश्यकता है तो सेलों को एक क्रम में जोड़ा जाता है, उसे संयोजन कहा जाएगा। तो सेलों को, इस संयोजन को ही क्या कहा जाता है, आपका बैटरी कहा जाता है। देखिए, सेलों को जोड़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, या तो हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, पहला आपका श्रेणी क्रम हो सकता है और दूसरा आपका जो रहेगा समांतर क्रम हो सकता है, जिसे हम मिश्रित क्रम भी कह सकते हैं। समांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से सेलों को जोड़कर क्या बनाया जाता है, आपका बैटरी बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। तो देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इनके योग को क्या कहा जाएगा, आपका यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बात करते हैं। तो कोई वस्तु है जो पृथ्वी के तल से कहाँ लेके गए हैं, उसको हम ऊपर ले गए हैं, पृथ्वी के तल से ऊपर ले गए हों और यहाँ पर रोक के रखे हैं। रोक के रखे रहने की स्थिति में इसमें जो उपस्थित रहेगी ऊर्जा वो कौन सी होगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी इसमें, स्थितिज ऊर्जा। यदि जमीन के तल से, पृथ्वी के तल से वस्तु को ऊपर उठा लेते हैं तो क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। और जब उसको छोड़ा जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगी, आपकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। जब क्योंकि वो नीचे गिरेगा तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। इस प्रकार से देखा जाए कि किसी पिंड को यदि ऊपर ले जाते हैं तो उसमें कुल मिला के क्या होती है, एक यांत्रिक ऊर्जा उपस्थित हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है आपका यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो देखिए, मादा प्रजनन अंग क्या होता है, आपका गर्भकेसर। और पुरुष वाला आता तो वो क्या आता है, आपका पुंकेसर। तो यहाँ क्या है, आपका गर्भकेसर। गर्भकेसर होते क्या है कि तो फूल के बीच में एक सींकों के समान की आकृति होती है, जैसे सींकें होती हैं ना, सींकों के समान होती हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा, आपका स्त्री अंग के रूप में बताया गया है। उन्हें स्त्री अंग के रूप में कहा जाता है, स्त्री अंग होते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका गर्भकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तरंग और उसके गर्त के मध्य की दूरी L है। तो देखिए, पहले हम यहाँ से बना लेते हैं तरंग को। तो ये आपकी तरंग है, ये इसका अक्ष हो गया, ये आपका अक्ष है और ये आपकी तरंग है। तो तरंग देखिए, इसमें कह रहा है आपका एक सुरंग, तो सुरंग ये हो गया। और उसके गर्त, तो अगला गर्त की बात करें तो ये गर्त हो गया। तो ये सुरंग है और ये क्या हो गया, आपका गर्त हो गया। तो सुरंग और गर्त मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे L दे रखी है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक पूरा चक्र लगाना पड़ेगा इसका। तो यहाँ से चालू हुए वहीं ख़त्म होगा, तो अर्थात यहाँ से एक गर्त से लेके अगले सुरंग तक जाएगा। इस प्रकार से कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ये L है तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका L हो जाएगा। मतलब पूरा कितना हो गया, आपका 2L। तो यहाँ से देखा जाए तरंग दैर्ध्य क्या रहेगी, तो तरंग दैर्ध्य रहेगी आपकी 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है। तो धातु के बारे में यहाँ से असत्य बात को ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, वितन्न एवं आघात वर्धनीय होते हैं। तो बिल्कुल बात है, तन्न मतलब तार बनाया जा सकता है उनको खींच के, आघात वर्धनीय मतलब पीट के उनकी चादर भी बनाई जा सकती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गलत ढूंढना है, लेकिन वैसे ये कथन कैसा है, आपका सत्य है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इनका गलनांक और क्वथनांक भी कैसा होता है, आपका उच्च होता है। वे ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ताप और विद्युत की दोनों क्या होती है, धातुएं क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो ये बात कैसी है, आपकी गलत है। मतलब यही ऑप्शन आपका कैसा रहेगा, करेक्ट होगा, क्योंकि धातुएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, आपकी धनात्मक होती हैं। विद्युत की कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। 1 नैनोमीटर, अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर मीटर में यदि उसको कन्वर्ट करें तो कितना होगा। तो देखिए, यहाँ थोड़ी ऑप्शन में आपको उलझा के रखा है। वैसे 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है आपका 10⁻⁻9 मीटर। इसी को कन्वर्टेड रूप में लिखा जाए तो 1/10⁻9 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए, 1/10⁻9 मीटर कौन सा रहेगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा एक एंगस्ट्रॉन्ग भी होता है। तो एंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है, आपका 10⁻−10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉन्ग होता है आपका।
10⁻10 मीटर है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल में वृद्धि होने पर मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, अर्थात क्या आ जाती है, थकावट आ जाती है, शरीर में क्या होती है, थकावट होती है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो C3H6O3 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है आपका मांसपेशियों में, मांसपेशियों के अलावा पाया जाता है आरबीसी में, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं में भी ये पाया जाता है। होता क्या है इसमें कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यदि ऑक्सीजन शरीर में है तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो जब टूटता है तो वो काय में टूटता है, आपको जल में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट जो है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है उसका, वो ऊर्जा के लिए लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा के लिए क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। फलस्वरूप क्या आती है, शरीर में थकावट आती है। देखिए जब हम कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या दौड़ते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है, फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, आपका लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड क्या कर देता है, आपकी मांसपेशियों में थकावट ला देता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं हुई है तो इसे क्या कहा जा सकता है? देखिए गतिशील बल लगाया गया है, बल तो कार्यरत है, बल ने तो काम किया हुआ है। अब इसमें बात करते हैं कि कार्य क्या हुआ है। तो कार्य का फॉर्मूला जो होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल गुणा क्या होता है आपका, विस्थापन। देखिए बल तो है, लेकिन उन्होंने बोला है कि कोई गतिशील नहीं हुई है, वस्तु क्या हुई है, गतिशील नहीं हुई है, अर्थात विस्थापन नहीं हुआ है, तो इसको क्या ले लेते हैं, जीरो। तो क्या हो जाएगा, बल गुणा जीरो मतलब जीरो। कार्य भी कैसा हो गया आपका, जीरो। तो यहाँ सिंपल सी बात है, कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कार्य नहीं हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, कार्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सतत वृद्धि के कारण समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? देखिए तो आवर्त सारणी में देखा जाए तो आवर्त बाएं से, देखें बाएं से दाएं साइड जाएं, यदि बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं आवर्त सारणी में, तो इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आवेश वृद्धि के कारण जो परमाणु क्या है वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। फलस्वरूप क्या होती है, इसकी त्रिज्या कम हो जाती है। परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, परमाणु आवेश में भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप क्या होता है, ये परमाणु क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ज़्यादा आकर्षण के कारण ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, अर्थात त्रिज्या क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। कहाँ, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। लेकिन उन्होंने कहा है किसी सतत वृद्धि के कारण समूह में परमाणु त्रिज्या की वृद्धि होती है। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है आपका कि कोषों की संख्या बढ़ती है। नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। जो इलेक्ट्रॉन जो कोषों में प्रवेश करते हैं, के, एल, एम, एन जो कोष होते हैं, इनमें जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं समूह में, तो इनकी कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या बढ़ती है, फलस्वरूप इनकी त्रिज्या भी क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि इलेक्ट्रॉन सेलों की संख्या यदि बढ़ती है तो आपका क्या होगा, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन सेल। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि ध्वनि जब संचरण करती है तो वो किस प्रकार से संचरण करती है। तो देखिए कोई स्प्रिंग है, उसमें हम यदि तरंग को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं तो तरंग देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे कुछ क्या होती हैं, पास पास होती हैं, फिर विरल हो जाती हैं, फिर पास पास होती हैं, फिर विरल हो जाती हैं। इस स्थिति में बात करते हैं तो जहाँ सघन क्षेत्र है, उच्च घनत्व वाला जो क्षेत्र होता है, उच्च घनत्व वाला, देखिए ये क्षेत्र है उच्च घनत्व वाला, ये क्षेत्र है उच्च घनत्व वाला, ये उच्च घनत्व वाला नहीं है, ये निम्न घनत्व वाला है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो देखिए जो निम्न घनत्व वाला है उसे विरलन बोला जाता है, जो निम्न घनत्व वाला है उसे विरलन बोला जाता है। जो उच्च घनत्व वाला होता है वो या तो उसको सघन बोल दीजिए या संपीड़न बोला जाए। क्या बोला जाता है उसको? संपीड़न बोला जाता है।